नमस्कार दोस्तों। वीडियो के इस छठे सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काम करने के लिहाज से रिलायंस भारत की सबसे अच्छी कंपनी। तो आपको बता दें कि जॉब के लिहाज से जहां दुनिया की गिने चुने ऐसी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉयर्स का ध्यान रखती हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एम्प्लॉयर्स का ध्यान तो दूर की बात है, उसके साथ मजदूर जैसा व्यवहार करने से भी नहीं चूकती, और एम्प्लॉयर्स भी मजबूर होकर अपनी कीमती जीवन कंपनियों को दे देते हैं। ऐसे में हाल ही में फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस को दुनिया की सबसे अच्छी कंपनियों की लिस्ट में 20वां स्थान दिया गया है। फोर्ब्स ने रिवेन्यू, प्रॉफिट और मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को काम करने के लिए भारत की सबसे अच्छी कंपनी बताया गया है। दुख की बात यह है कि टॉप 100 की लिस्ट में भारत से केवल रिलायंस से ही टॉप पर है। ऐसे में जॉब के नाम पर भारत के तमाम कंपनियों और उसके मैनेजमेंट सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है कि वह एम्प्लॉयड का कितना ख्याल रखती है। इस लिस्ट में पहले नंबर की बात करें तो दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को पहले स्थान पर रखा गया है। उसके बाद अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अल्फ़ाबेट और एप्पल का नाम है। इस रैंकिंग में 2 से लेकर 12वें स्थान तक अमेरिकी कंपनियों ने जगह बनाई है। वहीं चीन की बात करें तो इस लिस्ट में 23वें नंबर पर हुआवे है, और टॉप 100 में चीन के 4 कंपनियां शामिल है। फोर्ब्स के मुताबिक इस लिस्ट में कुल 800 कंपनियों को शामिल किया गया है। उसने ये रैंकिंग मार्केट रिसर्च फर्म सतिस्टा के साथ मिलकर तैयार किया है। इसके लिए 57 देशों में अलग अलग MNC में काम करने वाले करीब 1.5 लाख कर्मचारियों से बात की गई। नासा 14 तारीख को आर्टेमिस आई मून मिशन लॉन्च करेगा। कई असफल प्रयासों के बाद नासा फिर से 14 नवंबर को पूरे दमखम के साथ आर्टेमिस आई को मून मिशन के लिए भेजेगा। इसके पहले कई बार इसमें तकनीकी दिक्कतों और बाहरी मौसम खराबी की वजह से इस मिशन को रोकना पड़ गया था, और अब फिर से सब कुछ सही है तो तय समय अनुसार आर्टेमिस आई रॉकेट को मून पर भेजने की तैयारी हो रही है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्या खास है आर्टेमिस आई में कि नासा सबसे ज़्यादा उत्साहित हो रहा है। तो आपको बता दें कि नासा का आर्टेमिस आई मून मिशन अभी तक का सबसे पहला कॉम्प्लेक्स और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड मिशन है, जिसके द्वारा चंद्रमा पर मानव को बसाने के लिए और उसके अनुकूल वातावरण की खोज करेगा। इसके सफल परीक्षण होने के बाद नासा मार्स पर भी इस तरह के मिशन की तैयारी करेगा। चीन की ट्रैकिंग शिप से भारत चिंतित है। हिंद महासागर में चीन के स्पाई शिप से एक बार फिर भारत की चिंता बढ़ गई है। ऐसा तब हुआ है जब भारत ने 2 नवंबर 2022 को ओडिशा के तट के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर सबसे महत्वपूर्ण एल्टीट्यूड ब्रैकेट वाले चरण के BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसकी खासियत यह है कि यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से दागी गई दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाकर उसे नष्ट कर सकती है। देश का पहला प्राइवेट अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण को लेकर तैयार है। आपको बता दें कि जिस तरह से अमेरिका में प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स है, उसी तरह से भारत में हैदराबाद स्थित स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एक प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस में सबसे पहला रॉकेट 15 नवंबर को भेजने की तैयारी कर रहा है। स्काईरूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। इनमें 2 भारतीय और एक विदेशी पेलोड होगा। चूँकि इस कंपनी का अपना कोई लॉन्च पैड नहीं है, तो अभी इस मिशन को इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक यह ईंधन के किफ़ायती होने के साथ साथ
पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पीएलआई स्कीम से घटा फार्मा सेक्टर का आयात। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फ़ोन के बाद फार्मा सेक्टर में भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम का असर दिखने लगा है। एक आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल से अगस्त के दौरान फार्मा प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट में पिछले साल के मुकाबले 40% की गिरावट आई है। वहीं पर एक्सपोर्ट में पिछले साल के मुकाबले 3.47% की बढ़ोतरी हुई है। जानकारों का कहना है कि पीएलआई स्कीम के तहत फार्मा से रिलेटेड विभिन्न प्रकार का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, जिससे इंपोर्ट में कमी आ रही है। फार्मास्यूटिकल्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 3 साल पहले तक इस्तेमाल होने वाले 53 प्रकार के एपीआई की 90% डोमेस्टिक सप्लाई चीन से इंपोर्ट होती थी। एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसे आप फार्मा की रॉ मटेरियल कह सकते हैं। अब इनमें से 35 एपीआई यानी 35 रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो चुका है, क्योंकि फार्मा से जुड़ी पीएलआई स्कीम के तहत 51 प्रोडक्ट्स मंजूर कर दिए गए हैं और 14 प्रोजेक्ट में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। छात्रों को करियर की राह दिखाएगा प्रोजेक्ट दिशा। 12वीं के बाद छात्र बेहतर करियर बना सके और रोजगार के लिए योग्य बन सके, इसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने छात्रों के लिए प्रोजेक्ट दिशा की लॉन्च की शुरुआत कर दी है। ये प्रोजेक्ट सरकारी और प्राइवेट स्कूल से 12वीं में बिजनेस स्टडीज का ऑप्शन चुनने वाले छात्रों को बेहतर रास्ता दिखाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत छात्रों के लिए मोटर व्हीकल, आईटी, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, ट्रैवल और टूरिज्म जैसे कोर्सेज शुरुआती स्तर पर शुरू किए जाएंगे। प्रोजेक्ट दिशा के तहत छात्रों को न सिर्फ करियर मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट भी कराया जाएगा। इस योजना को दिल्ली के 5 जिलों के 6 सरकारी स्कूल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। यह कार्यक्रम 21 नवंबर 2022 से 10 फरवरी 2023 तक चलेगा। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए नहीं भटकेंगे छात्र। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसी पढ़ाई करने के बाद अभी करीब आधे छात्रों को ही नौकरी मिल पाती है, बाकी को नौकरी की तलाश में भटकना पड़ता है। ऐसे में घर वाले के नज़र में, समाज के नज़र में गिरते तो हैं ही, उसके साथ साथ उन इंस्टीट्यूट्स की छवि को भी धक्का पहुंचता है। फिलहाल टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट जैसी एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली एजेंसी AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन छात्रों के इस भटकाव को खत्म करना चाहती है। इसके लिए AICTE ने छात्रों की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए एक स्कीम की शुरुआत की है, जिसका नाम है परख स्कीम। इसमें छात्रों को इंडस्ट्रीज की ज़रूरत के हिसाब से नई सोच और रटने रटाने की बजाय उन्हें समस्याओं को सुलझाने के लिए एक स्तर पर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही पूरी पढ़ाई के दौरान यानी पहले सेमेस्टर से लेकर के अंतिम सेमेस्टर तक उन्हें अपनी क्वालिटी को टेस्ट करने का मौका मिलेगा। AICTE ने परख स्कीम पर काम अप्रैल से शुरू किया था। छात्रों की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड तैयार किए गए हैं, जो कि अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम किया गया है। आपको बता दें कि एक स्टडी में पाया गया है कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसी पढ़ाई करने वाले कुछ छात्र एकेडमिक लेवल पर टॉप तो कर जाते हैं, लेकिन उसके बाहर उन्हें ज़मीनी स्तर या नई सोच के स्तर पर अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के छात्रों के सामने टिक नहीं पाते। ऐसे में AICTE ने परख स्कीम के मॉड्यूल को इंडस्ट्रीज की ज़रूरत के हिसाब से तैयार किया है। इस मुहिम से सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को जोड़ा जा रहा है। फिलहाल करीब 3000 इंस्टीट्यूट और उसके करीब 4.25 लाख छात्रों को अब तक इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था से छात्रों की पढ़ाई या फिर नंबर्स की होड़ से कोई संबंध नहीं है। पर्यावरण के सुधार में भारत और चीन आगे। आज पूरी दुनिया में महंगाई और ख़राब पर्यावरण का अगर कोई बड़ी वजह है तो वो है क्रूड ऑयल, जिस पर बड़ी से बड़ी आर्थिक महाशक्ति वाला देश और छोटे से छोटे अर्थव्यवस्था वाला देश भी टिका है। सिर्फ तेल बेचकर अरब देश मोटी कमाई तो कर लेते हैं, वहीं तेल खरीदने वाले देश पर्यावरण की समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। और साथ ही साथ रूस यूक्रेन कन्फ्लिक्ट ने महंगाई के रूप में दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को काफ़ी चोट किया है। लेकिन इस घाव को कुरेदने का काम तब होता है जब अरब देश तेल के प्रोडक्शन को कम करके कीमतें बढ़ा देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त सबका आता है। भारत ने कई बार अरब देशों को इसके परिणामों को भुगतने की चेतावनी भी दे चुका है। लेकिन इसके साथ साथ भारत और कई देशों को पता है, जब तक रिन्यूएबल एनर्जी पर काम नहीं किया जाएगा तब तक क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम नहीं होगी। ऐसे में
अभी जब मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन COP27 चल रहा है और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज के विकास की चर्चा चल रही है, तब भारत पर्यावरण सुधार की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। इस दिशा में चीन भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बिजली का प्रोडक्शन 19% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। यह स्पीड 2016 से 2021 के बीच के 5 वर्षों की रही है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान में 2030 तक यह प्रोडक्शन बढ़ाकर 18 गीगावाट करने का लक्ष्य है। चीन भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए इस साल सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी के जरिए 156 गीगावाट बिजली का प्रोडक्शन करेगा। चीन में इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और इसी वर्ष उनकी संख्या दोगुनी होकर के 60 लाख पहुँचने के आसार हैं। COP27 में पेश एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यावरण सुधार की चल रही एक मुहिम में चीन और भारत महत्वपूर्ण देश हैं। दोनों ही बड़े देश हानिकारक गैसों के बड़े उत्सर्जक हैं, लेकिन जिस रफ्तार से ये सुधारवादी कदम उठा रहे हैं उससे लग रहा है कि ये कुछ दशकों में ही पर्यावरण सुधार के वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। वैसे दोनों देशों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि ये दोनों दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं। दोनों विकासशील देशों में करीब 270 करोड़ लोगों की आबादी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी 20% की है। हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में भी दोनों देशों की 1/3 हिस्सेदारी है। कुल वैश्विक उत्सर्जन में चीन जहां 24.23% हानिकारक गैस उत्सर्जित करता है, वहीं भारत 6.76% उत्सर्जित करता है। वहीं बता दो कि हानिकारक गैसों के उत्सर्जन का खामियाजा भी इन्हीं दोनों देशों को भुगतना पड़ता है। 2021 में चीन को प्राकृतिक आपदाओं के कारण $20 अरब से ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। भारत को $2 अरब का नुकसान उठाना पड़ा था। भारत और चीन के बीच भले ही कई सारे प्रॉब्लम्स हों, लेकिन दोनों देशों को पता है अगर भविष्य को बचाना है तो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज पर बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा। इसी दिशा में जहां भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक रखा है, वहीं चीन ने 2060 तक रखा है। अमेरिका ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटिंग लिस्ट से हटाया। अमेरिका हर साल अपने सभी प्रमुख बिजनेस पार्टनर्स देशों की करेंसी पर निगरानी के लिए यह लिस्ट तैयार करता है। भारत पिछले 2 साल से अमेरिका की करेंसी मैनिपुलेटिंग लिस्ट में था। बता दें कि अमेरिका उन देशों को करेंसी मैनिपुलेटिंग लिस्ट में रखता है जिनकी फॉरेन एक्सचेंज रेट पर उन्हें शक पैदा होता है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 11 देशों की करेंसी मैनिपुलेटिंग लिस्ट से इटली, मेक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम के साथ साथ भारत को भी हटा दिया है। अमेरिका की ट्रेजरी मिनिस्टर जेनेट येलेन ने अपनी भारत यात्रा के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक की। इसी दिन अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने यह कदम उठाया है। बता दें कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने संसद को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान 7 ऐसे देश हैं जो अभी भी करेंसी मैनिपुलेटिंग लिस्ट में बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन अपने फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन को पब्लिश करने में विफल रहने और अपनी एक्सचेंज रेट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की कमी के चलते फाइनेंस डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग में है। अब सवाल ये उठता है कि किन किन मुख्य वजहों से ये लिस्ट जारी होता है। तो आपको बता दूं कि वे देश जब डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी का जानबूझ करके डिवैल्यूएशन करके अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस करती है, यानी किसी देश द्वारा देश की तुलना में अनफेयर एडवांटेज प्राप्त करने के लिए अपनी करेंसी के मूल्य को आर्टिफिशियल रूप से कम किए जाने के कारण उस देश से होने वाले एक्सपोर्ट की लागत कम हो जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप आर्टिफिशियल रूप से ट्रेड डेफिसिट में कमी दिखाई जाएगी। इन वजहों से अमेरिका उन सब देशों की करेंसी मैनिपुलेटिंग लिस्ट बनाता है और उन पर समय समय पर टैक्स भी बढ़ाता रहता है। चीन दुनिया भर में पुलिस स्टेशन बढ़ा रहा है। चीन जिस तरह से विस्तारवादी सोच के साथ अपने आसपास के देशों पर बार बार उकसाने का काम करता रहता है, अब यही विस्तारवादी सोच के साथ चीन दुनिया के और भी देशों के लिए चिंता का कारण बन गया है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है कि दुनिया भर में चीन अपना पुलिस स्टेशन बढ़ा रहा है और इसके जरिए वो अपने हिसाब का काम कर रहा है। आपको बता दें कि चीन ने बहुत सारे देशों में यह कहकर पुलिस स्टेशन खोला है कि वह टूरिस्ट चीनी नागरिकों या चीनी निवासियों को सुरक्षा देने का काम करेगा, लेकिन उसका मकसद कुछ और दिख रहा है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 महीने से जुलाई 2022 तक दूसरे देशों में काम कर रहे चीनी पुलिस ने 2,30,000 भगोरों को अपने देश में भेजा है। ये लोग या तो चीन के कड़े लॉकडाउन से परेशान थे या चीनी सरकार के अपराधों का पोल खोल रहे थे। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि चीन की पुलिस इस बहाने दूसरे देश के लोगों की और उस देश के अंदर चल रहे पॉलिटिक्स की स्पाइंग कर रहा है। बता दें कि चीन 21 देशों और 5 कंटिनेंट्स के 25 शहरों में 54 पुलिस स्टेशन को ऑपरेट कर रहा है।
चीन के इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत सारे देश जैसे कनाडा, नीदरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और स्पेन ने जहां चाइनीज पुलिस स्टेशन खोल रखे हैं उस पर जांच करनी शुरू कर दी है। स्पेन के एक ग्रुप स्पेनिश सिविल राइट्स ने दावा किया है कि चीन के फुझो और किंगटियन शहरों से चीनी सेना दुनिया भर में पुलिस स्टेशन चला रही है। इसके माध्यम से चीनी सेना दुनिया के कई देशों में रह रहे विदेशी चीनी नागरिकों को वापस अपने देश लौटने पर राजी कर रहे हैं। वहीं पर चीन का कहना है कि वो अपने नागरिकों को अपनी मर्जी से देश में लाने का काम कर रहे हैं, न कि ज़बरदस्ती। ऐसे में आपके मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर दूसरे देश इस तरह से चीन के पुलिस को खुला छूट क्यों दे रखी थी। तो मैं बता दूं कि चीन सबसे पहले 2014 में दक्षिण अफ्रीकी देशों में पुलिस स्टेशन खोला था, क्योंकि वहां कोई ऐसा पहले से पुलिस सिस्टम नहीं था और अपराधों को सुलझाने में दिक्कतें आ रही थीं, इसीलिए वहां के सरकारों ने चाइनीज़ पुलिस को अलाउ किया था। इसके बाद चीन ने 2019 तक 39 देशों में 45 ऐसे और पुलिस स्टेशन खोल दिए ताकि वह दूसरे देशों की कानून व्यवस्था को बदल सके और अपने चीनी नागरिकों को सुरक्षा दे सके। लेकिन इसके उलट चीन अपने स्वार्थ के लिए काम करता रहा। ऐसे में कई देशों की आंख अब जाकर के खुली है और चीन के पुलिस को अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं। आज के दिन जिस प्रकार से भारत सरकार मेक इन इंडिया को काफ़ी प्रमोट कर रही है, जिससे भारत में ही स्टार्टअप्स का निर्माण हो और भारत में कोई भी विदेशी कंपनियां कुछ भी मैन्युफैक्चर करती है तो उससे विशेष फ़ायदा मिले, इसके लिए उसने कुछ ऐसी भी स्कीम निकाल रखी है जिससे कई तरीके से छूट और सब्सिडी मिलती है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो इसका लाभ कमा रही हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो भारत सरकार के इस स्कीम का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो मेक इन इंडिया के नाम पर चीन के टूल का इस्तेमाल कर रही हैं। आपको बता दें कि टू व्हीलर्स व्हीकल निर्माण करने वाली दो कंपनियां हीरो इलेक्ट्रिक्स और ओकिनावा चीन में बने आइटम्स का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे भारत सरकार ने 370 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि रोक ली है। अब पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है कि कितने प्रतिशत ये कंपनियां मेक इन इंडिया का सामान यूज कर रही थी और कितने प्रतिशत चीन की। आपको बता दें कि सरकार ने फेम2 स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री के प्रोत्साहन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ से प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री पर सब्सिडी दी जाती है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। अगर 2 किलोवाट क्षमता वाला वाहन है तो कीमत पर 30,000 रुपये की सब्सिडी सरकार देगी। कंपनियां ग्राहकों को पहले ही सब्सिडी का लाभ देती है और बाद में सरकार से वह राशि ले लेती है। हालांकि सब्सिडी पाने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया की शर्त यह लगा रखी है कि इस योजना के तहत सरकार की ओर से जो भी स्वदेशी कलपुर्जों की सूची जारी की गई है वही टू व्हीलर्स के व्हीकल में इस्तेमाल होना चाहिए। बता दूं कि 1 अप्रैल 2022 से इस नियम का पालन अनिवार्य कर दिया गया था। चोरी पकड़े जाने के बाद हीरो और ओकिनावा की कंपनियों की तरफ से इस मामले में कोई बात नहीं की जा रही है। इस साल दोपहिया वाहनों में आग लगने की भी घटना सामने आई है और माना जा रहा है कि चीन के पार्ट्स के इस्तेमाल से दोपहिया वाहनों में आग लग रही थी। ऐसे में सवाल आता है कि क्या अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना सेफ है या नहीं, और बड़ी कंपनियां ही इस तरह के चोरी का काम करेगी तो ग्राहकों का विश्वास इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कितना रह जाएगा। यदि दोस्तों ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।